नमस्कार साथियों, आईएसओ सिस्टम अवेयरनेस प्रोग्राम के पार्ट 4 में मैं जगदीश चौबे आप सबका अपने चैनल जगदीश चौबे पे स्वागत करता हूं। इससे पहले मैं 3 पार्ट बना चुका हूं। पार्ट 1 जो आईएसओ से संबंधित था, पार्ट 2 जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड था और पार्ट 3 जो कि एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड था। ये 3 पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिनका रिस्पांस काफी अच्छा आया है। लोगों ने अपने कमेंट्स भी भेजे हैं, सुझाव भी दिए थे और उम्मीद करता हूं कि ये पार्ट 4 जो कि आईएटीएफ, जिसको कि हम ऑटोमोटिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम भी कहते हैं, उसके ऊपर है। ये भी आपको पसंद आएगा। यदि आपने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखा है तो आप उसे अवश्य देखिए, क्योंकि ये सारे प्रोग्राम जो है ये आपस में इंटरलिंक्ड है। खास करके ये आईएटीएफ जो है ये पार्ट 2 से रिलेटेड है, क्योंकि एक तरह से ये पार्ट 2 का एक्सटेंशन है। पार्ट 2 जो था क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, वो बेसिकली किसी भी सेक्टर के लिए था, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए, सर्विस इंडस्ट्रीज के लिए, कहीं भी, इवन ऑटो सेक्टर्स के लिए भी। लेकिन ये आईएटीएफ जो है ये सिर्फ ऑटोमोटिव सेक्टर से रिलेटेड है। इसीलिए क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम पार्ट 2 में कुछ एडिशनल सप्लीमेंट डाले गए हैं जो कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से रिलेटेड है। ये कोई स्टैंड अलोन प्रोसीजर नहीं है, इसका लिंक पार्ट 2 से है। इसीलिए आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखना बहुत जरूरी है। यदि आपको ये पसंद आता है प्रोग्राम तो आप इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए, अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए मैं ये प्रोग्राम शुरू करता हूं। इस प्रोग्राम के कंटेंट क्या हैं? पहले की फ्लैशबैक है, जिसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और उसके बाद जो करंट पार्ट 4। तो पार्ट 1 में मैंने आपको क्या बताया था, आईएसओ के बारे में बताया था कि वो आईएसओ क्या है, क्यों लिया जाता है और आईएसओ के क्या क्या स्टैंडर्ड्स हैं, और यदि आपने इसे स्टैंडर्ड लेना है तो आप इसे कैसे हासिल कर सकते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैंने बताई थी आपको। पार्ट 2 में बेसिकली हमने आपको क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बताया था कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। उसकी काफी डिटेलिंग हमने आपको बताई थी। क्या इसका इवोल्यूशन हुआ, क्या क्या इसमें चेंजेस आए, क्या क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है, क्या इसके रिक्वायरमेंट्स है, इसमें प्रोसेस अप्रोच और पीडीसीए साइकिल का कैसे इस्तेमाल किया गया, और इसके अलावा इसके लेने से आपको क्या फायदा है। ये मैंने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में आपको बताया था। पार्ट 3 में ईएमएस रिलेटेड, एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड था, कि जिसे कि स्टैंडर्ड जो मिलता है वो आईएसओ 14001 2015 का है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी और इसके बारे में ही मैंने आपको बताया था कि किस तरह के पोल्यूशन होते हैं, उनका क्या इफेक्ट होता है, और आप जिस जगह पे काम कर रहे हैं उसमें आपके काम की एक्टिविटी से क्या क्या स्टेप ले, ताकि जो आप वातावरण को दूषित कर रहे हैं या जिसकी वजह से जल, वायु, ध्वनि और ये मिट्टी, ये सारी सबका जो प्रदूषण हो रहा है, उस चीज को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बारे में बताया था मैंने आपको। फिर मैंने कंपैरिजन भी दिखाया था, मैंने आपको बताया था कि इसके क्या लाभ है। तो ये सारा कुछ पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में कवर किया था मैंने। पार्ट 4 में जो मैं कवर करने जा रहा हूं वो 14 आईएसओ ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको कि आईएटीएफ 16949 2016 ये स्टैंडर्ड है। जो भी सर्टिफिकेशन मिलेगा आपकी इंडस्ट्री को वो आईएटीएफ 16949 2016 जो करंट चल रहा है उसका मिलेगा। इसका इंट्रोडक्शन बताऊंगा मैं आपको, इवोल्यूशन कैसे हुआ, क्या इसके खास फीचर्स है और इसके क्या गोल्स हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या हैं, कोर टूल्स क्या, ये मैं आपको बताऊंगा इसमें। उसके अलावा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं इसमें, और 2009 में जो इसका वर्जन आया था जिसको कि हम टेक्निकल स्पेसिफिकेशन कहते हैं, TS 16949, इनमें क्या डिफरेंस है और क्या क्या चेंजेस इसमें आए हैं, ये मैं आपको दिखाऊंगा। और पीडीए साइकिल्स, प्रोसेस अप्रोच और एंड में एडवांटेजेस क्या क्या है इसके लेने के, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। देखिए, पहला है व्हाट इज आईएटीएफ 16949 2016. It is basically an international standard for automotive quality management system.
jointly developed by IATF members and submitted to ISO for approval and publication. ये IATF मेंबर्स द्वारा इसको ज्वाइंटली डेवलप किया गया था और ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ही है, लेकिन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए. इट इज डिजाइन टू बी यूज्ड in conjunction with ISO 9001:2015 and contains supplemental requirements specific to automotive QMS industry rather than being a standalone QMS. मतलब इसको जो डिजाइन किया गया था ये 9001:2015 के साथ ही डिजाइन किया गया था, उसका एक सप्लीमेंट पार्ट है जो कि सिर्फ ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए स्टैंडर्ड बनाता है. और ये सारा कुछ आप इसमें पाएंगे. आप ये सिर्फ एक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंड अलोन नहीं है, ये हमेशा QMS 9001:2015 के साथ अटैच है. ये उसका एक सप्लीमेंटल पार्ट है जो कि सिर्फ ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए है. इट टॉक्स अबाउट रिक्वायरमेंट्स ऑफ QMS फॉर ऑटोमोटिव ऑर्गेनाइजेशन, वेयर एज ISO 9001 डिफाइंस फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन. यही मैंने आपको पहले बताया कि ये सिर्फ ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए बात करता है इन कंजंक्शन विद 9001, जबकि 9001 जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए है. ठीक है. इसके अलावा IATF 16949 फोकसेस ऑन कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, वेयर एज 9001 फोकसेस ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन. ये कुछ एक मेजर डिफरेंसेस हैं बिटवीन 9001:2015 एंड IATF 16949:2015 जो कि कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, जबकि 9001 जो है वो आपका QMS का वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड है. IATF का फुल फॉर्म मैंने नीचे दिया हुआ है, इंटरनेशनल ऑटोमोटिव टास्क फोर्स. ठीक है. ऑटोमोटिव QMS IATF, इसके बेसिकली मैंने काफी कम में इसको समेटने की कोशिश की है. इवोल्यूशन पहला पॉइंट है इवोल्यूशन का, ये कैसे इवॉल्व हुआ. तो ये देखिए, इसका जो पहला जो एडिशन आया था दैट वाज इन 1999, दैट वाज द फर्स्ट एडिशन. उसके बाद इसका दूसरा एडिशन आया 2002 में, सेकेंड एडिशन. थर्ड एडिशन वाज इन 2009. जो इसका प्रीवियस था वो 2009 था, लेकिन उसको हम लोग ISO TSC कहते थे. इसको कंप्लीटली रिवाइज करके विद मॉडर्न और स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर में डाल के इन्होंने ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए डिजाइन किया है. और अब इसे हम कहते हैं IATF 16949:2016. यदि आपको याद हो तो इससे पहले, बहुत पहले QS 9000 स्टैंडर्ड आया था 1998 में. इस 1998 में बेसिकली ये अमेरिका की 3 मेजर जो ऑटोमोटिव कंपनी है, जनरल मोटर्स, फोर्ड एंड क्राइसलर, इन तीनों ने मिलकर अपनी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट बनाई थी जो कि इनके लिए एप्लीकेबल थी. इसमें कुछ कॉमन स्टैंडर्ड थे और कुछ कंपनी स्पेसिफिक थे. हर कंपनी के अपने अपने तरीके होते हैं काम करने के. तो जो उनके स्पेसिफिक तरीके थे वो उन्होंने अलग से डिफाइन किए थे और एक कॉमन स्टैंडर्ड बनाया था. बाद में इसको प्राइवेट स्टैंडर्ड भी कहा जाने लगा ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए. तो ये 1998 में बना था. बाद में इस स्टैंडर्ड को ISO के साथ मर्ज कर दिया गया और उसका जो नाम रखा गया वो ISO TS 16949. और ये पहला रिवीजन, पहला एडिशन जो इसका आया वो 99 में आया. ठीक इसी तरह यदि आप कंपेयर कीजिए ISO QMS सिस्टम को, तो इससे पहले जो QMS सिस्टम आया था वो 2015 में आया था. जिस तरह की QMS 2008 के बाद आया, इसी तरह से ठीक 2015 के QMS के बाद ये ISO का स्टैंडर्ड, जिसको अब IATF कहते हैं, 2016 में आया. ठीक उसके एक साल बाद जिस तरह का बदलाव 2008 और 2015 के QMS में था, करीब करीब सेम बदलाव विद सेम स्टैंडर्ड्स, सेम रिक्वायरमेंट्स, सेम क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल, करीब करीब सेम कोर टूल्स, ये सारे IATF में भी लिए गए थे. तो ये बेसिकली एक रिवीजन होता रहा और एंड में अब जो स्टैंडर्ड आ रहा है वो है IATF 16949:2016. इसके गोल्स क्या क्या हैं? देखिए, पहला गोल है इसका कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, जो कि अब तक हर एक स्टैंडर्ड का रहा है, बट इसका भी क्वालिटी कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट होना चाहिए. जो आपकी आज सिचुएशन है उससे आपको 1 साल बाद, 2 साल बाद आपको कंटिन्यूअली इंप्रूव करना है. ठीक है. उसके अलावा जो दूसरा है वो है डिफेक्ट प्रिवेंशन.
डिफेक्ट प्रिवेंशन, देखिए दो चीजें होती हैं, इसीलिए कई बार इसको, इस स्टैंडर्ड को या इस सिस्टम को प्रोएक्टिव अप्रोच भी कहा जाता है। मीन्स जो चीज घटी नहीं, ये बजाय रिएक्टिव के डिफेक्ट प्रिवेंटिव, ये प्रिवेंशन करता है। कोई चीज घटे, कोई चीज डिफेक्ट आ जाए, उससे पहले आपको क्या है एक्शन लेना चाहिए, उसके बारे में बताया। और आप इसके जब कोर टूल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि डिफेक्ट प्रिवेंशन का कैसे इसमें इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद थर्ड है रिडक्शन ऑफ वेरिएशन इन सप्लाई चेन एंड वेस्ट मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मीन्स जैसे आप एक प्रोड्यूसर हैं किसी चीज के और आपके कस्टमर हैं, इसी तरह से आपका वेंडर भी होगा जो आपको सप्लाई करता है। तो बिटवीन वेंडर, कस्टमर एंड ऑर्गेनाइजेशन जो बना रहा है, ये सारे एक चेन लिंक में आ जाते हैं, सप्लाई चेन लिंक में आ जाता है। तो उनके अंदर जो वेस्टेज होती है उसको कैसे रिड्यूस किया जाए, और उसके अलावा उनका जो वेरिएशन है फ्रॉम पार्ट टू पार्ट वेरिएशन, इसको कैसे रिड्यूस किया जाए। तो बेसिकली इसके जो गोल्स हैं वो रिडक्शन इन वेरिएशन इन सप्लाई चेन एंड वेस्ट मैनेजमेंट। इसके मेन फीचर्स क्या हैं? पहला फीचर है क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, जो कि मैं आपको बताऊंगा आगे। उसके अलावा प्रोसेस अप्रोच बेस्ड है, ये पीडीसीए साइकिल का इसमें इस्तेमाल किया गया है। रिस्क बेस्ड थिंकिंग, जो 2015 में यदि आप देखिए, चाहे वो क्यूएमएस हो, चाहे वो ईएमएस हो, चाहे वो आईएटीएफ हो, सब में ये नया एडिशन किया गया है जो कि पहले नहीं था। रिस्क बेस्ड थिंकिंग है कि कोई भी चीज हो उसके पहले, जैसे मैंने बताया आपको, प्रिवेंटिव मेजर्स, रिस्क न लेते हुए कैसे आप उसको, उस कंपोनेंट को बनाइएगा, उस पार्ट्स को बनाइएगा विदाउट टेकिंग एनी रिस्क। तो इस चीज को हमने इस्तेमाल किया है। और पांचवा जो है इसका रिलेशनशिप विद अदर मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड, जो दूसरे मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड हैं, और भी कई एक स्टैंडर्ड्स हैं, उनके साथ इनको मैच किया गया है, एक तरह से उनके साथ अलाइनमेंट किया गया है। करीब करीब आप देखिएगा तो सारे हेडिंग्स मिलते जुलते हैं। 2015 के बाद ये एक नया चेंज आया है। क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल करीब करीब सेम है जो कि 2015 आईएसओ में थे क्यूएमएस के लिए। कस्टमर फोकस हो गया, लीडरशिप हो गई, एंगेजमेंट ऑफ पीपल हो गया, प्रोसेस अप्रोच हो गया, इंप्रूवमेंट हो गया, एविडेंस एंड डिसीजन मेकिंग हो गया, एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये सारी चीजें मैं आपको पहले भी कवर कर चुका हूं क्यूएमएस 2015 में। अब देखिए इस TS 16949 2009 या IATF 16949 2016, इसमें दो बेसिकली क्वालिटी टूल्स कहते हैं या कोर टूल्स कहा जाता है, जो कि दोनों में करीब करीब सेम है। ये बेसिकली नए डेवलपमेंट के लिए ये यूज किया जाता है। मैंने 1 2 3 4 5 करके सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज दी है। जैसे कि पहली एक्टिविटी है वो है APQP, जिसे हम एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग कहते हैं। दूसरी जो है वो है फॉलोअर मोड एंड इफेक्टिव एनालिसिस। तीसरी मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस। चौथी जो है वो स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, जिसको SPC कहते हैं। और पांचवी जो है प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस, PPAP जिसे कहा जाता है। तो किसी भी नए पार्ट के डेवलपमेंट के लिए ये पांचों चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। और अब आप इसमें देखिएगा कि जो मैंने पहले आपको बताया स्लाइड में, डिफेक्ट प्रिवेंशन रादर देन कि डिफेक्ट हो जाए उसके बाद आप एक्शन लें, इसमें इसका इस्तेमाल किया गया है। खास करके FMEA में जो डिटेलिंग है वो इसी को देखते हुए है कि कोई चीज फेल ना हो उसके पहले आप क्या एक्शन ले सकते हैं, डिफेक्ट कैसे प्रिवेंट किया जाए। आगे चलते हैं। ये मैंने कुछ उसके पर्पज लिखे हैं कोर टूल्स के, और कुछ उनके रेगुलर टर्म्स हैं जो हम यूज करते हैं। बहुत ब्रीफ में मैं आपको दे रहा हूं। इनकी सबकी अपनी अपनी एक वॉल्यूम है। APQP की अपनी एक वॉल्यूम है, FMEA का अपना वॉल्यूम है, MSA का एक अपना वॉल्यूम है, SPC का अपना स्टैंडर्ड है, PPAP का एक अपना स्टैंडर्ड है, और काफी वॉल्यूमिनस है। लेकिन चूंकि मैं ये प्रोग्राम बेसिक आइडियाज के लिए आप लोगों को दे रहा हूं, इसीलिए मैंने इसको शॉर्ट में दिखाने की कोशिश की है। तो APQP में जो पहली चीज है वो है टाइमली कंप्लीशन ऑफ टास्क। आपके पास ड्राइंग आई, ड्राइंग का अप्रूवल हुआ, और उसके बाद से लेके सैंपल सबमिशन तक क्या क्या एक्टिविटी आपने करनी है, वो सारी चीजें टाइम पे होनी चाहिए। इसके लिए एक टाइम प्लान बनाया जाता है। उस टाइम प्लान में ये सारी एक्टिविटीज आती हैं।
जैसे प्लानिंग हो गई, प्रोडक्शन डिजाइन एंड प्रोडक्ट डिजाइन डेवलपमेंट हो गया, प्रोसेस डिजाइन एंड डेवलपमेंट हो गया, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वैलिडेशन हो गया, और उसके अलावा फीडबैक एंड असेसमेंट एंड करेक्टिव एक्शन। ये चीजें हो गई जो कि बस आपने सैंपल सबमिट किया, उसके बाद उनके जो रिएक्शंस है उसके ऊपर आप क्या करेक्टिव एक्शन ले रहे हैं। तो ये सारी चीजों को एक टाइमली डिसाइड करते हैं। एक पूरा चार्ट होता है एपीक्यूपी का, जिसमें टूल डेवलपमेंट से लेके या ड्राइंग का एक्सेप्टेंस से लेके टूल डेवलपमेंट और ये सारी एक्टिविटी जो मैंने उसका पूरा टाइम प्लान दिया जाता है कि आप इस एक्टिविटी को कितने टाइम पे कंप्लीट कर लीजिएगा। इनकेस आप नहीं कंप्लीट कर पाते हैं तो उसके क्या रीजन है वो आपको देने पड़ेंगे। तो ये एक टाइम प्लान एपीक्यूपी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। देन इट कम्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बिटवीन कस्टमर और आपके बीच में कि जो आपका डेवलपमेंट हो रहा है वो आप लगा टाइमली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, टाइम टू टाइम आप कस्टमर को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीजें इसमें रिकॉर्ड होती हैं। इसके अलावा रिडक्शन ऑफ क्वालिटी इश्यूज ड्यूरिंग डेवलपमेंट, जो आप कर रहे हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट या प्रोसेस डेवलपमेंट कर रहे हैं उसके लिए, उसमें जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको आप कैसे टैकल करते हैं सो दैट आपकी क्वालिटी इश्यूज कम हो। और लास्ट में है मिनिमाइजेशन ऑफ क्वालिटी रिलेटेड रिस्क ड्यूरिंग प्रोडक्ट लॉन्च। प्रोडक्ट लॉन्च के टाइम पे या जो भी आप सैंपल सबमिट करते हैं उस समय आप कितना रिस्क प्रिवेंटिव एक्शन क्या क्या ले सकते हैं, वो सारी चीजें एपीक्यूपी में डिसाइड की जाती है। उसके बाद दूसरा है एफएमईए, फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस। इसमें क्या क्या बेसिकली जो पर्पज इसका क्या है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ फेलियर मोड्स। जो भी आप पार्ट बना रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया डिफेक्ट प्रिवेंशन, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या मोड ऑफ फेलियर हो सकते हैं, उस फेलियर मोड्स के क्या क्या प्रायोरिटी हो सकती है, उसके फेलियर मोड के क्या क्या रीजन्स हैं, क्या सीवियरिटी है, उसकी क्या अकरेंस है, जिसको कि हम शॉर्ट में SOD बोलते हैं, सीवियरिटी, ऑकरेंस एंड डिटेक्शन। और इसका एक हम रिस्क प्रिवेंटिव नंबर भी बोलते हैं, जिसको कि RPN कहा जाता है। और ये RPN जो है S मल्टीप्लाइड बाई O मल्टीप्लाइड बाई D। FMEA का जो स्टैंडर्ड है, जो इसका वॉल्यूम है, वो बेसिकली S, O और D के ऊपर इनके एक टेबुलर फॉर्म है, जिसमें कि नंबरिंग दी जाती है अलग अलग कंडीशंस के ऊपर कि कौन कितना ज्यादा सीवियर है, किसकी अकरंस ज्यादा है, और 1 to 10 स्केल में दी जाती है। और उसमें आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आप जो प्रोसेस से बना रहे हैं उसमें क्या नंबरिंग दी जाए और अल्टीमेटली RPN क्या आता है। एक RPN को हम लोग फिक्स कर लेते हैं। मान लीजिए आपका RPN आपने अपनी प्लांट की वर्किंग के हिसाब से 100 फिक्स किया हुआ कि RPN शुड बी 100। तो उस केस में आपने ये देखना होगा कि जब आपका करंट सिचुएशन है उसमें RPN आपका क्या आता है। मान लीजिए 150 आता है, तो 150 के ऊपर आप क्या एक्शन लेंगे सो दैट आप 100 तक उसको ले आए। तो ये इसका बेसिकली पर्पज है कि कोई चीज फेल हो उसको पहले से आप इमेजिन कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए, उस फेलियर मोड से क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, क्या सीवियरिटी हो सकती है, ये आपके प्रोसेस में कितनी बार अकर कर सकता है, और यदि अकरेंस है तो इसका डिटेक्शन कैसे हो सकता है, कितने आप काबिल हैं, आपका सिस्टम कितना एफिशिएंट है कि उस डिटेक्शन को रोक लेता है, ताकि अल्टीमेटली कस्टमर के पास रिजेक्टेड प्रोडक्ट ना जाए। बेसिकली क्वालिटी प्रोडक्ट कस्टमर के पास जाना चाहिए। ठीक इसी तरह से MSA आ गया। MSA में देखिए इवेल्युएटिंग वेरिएशन इन मेजरमेंट सिस्टम। मेजरमेंट सिस्टम में जो भी वेरिएशंस हैं उसको इवेल्युएट किया जाता है। इसमें मेजरमेंट सिस्टम में कई बार इंटरव्यू के दौरान यह पूछ लिया जाता है कि जब आप कैलिब्रेट करते हैं, और मेजरमेंट सिस्टम से तो जनरली ये समझा जाता है कि आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं किसी डायमेंशन को मेजर करने के लिए वो आपका कैलिब्रेटेड है कि नहीं है। लेकिन ये उससे थोड़ा 2 या 3 स्टेप ऊपर है। ये सिर्फ इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात नहीं करता, ये बात करता है कि जो आदमी चेक कर रहा है उसको, जो अप्रेजर है, जिसको अप्रेजर कहते हैं, वो कैसे चेक कर रहा है, उसकी एफिशिएंसी कितनी है, उसका लेवल ऑफ चेकिंग का क्या है, एक्सपर्टाइज क्या है, आपका जो पार्ट में वेरिएशन है वो क्या आ सकता है। इसके अलावा आपके जो एनवायरमेंट सिस्टम है, जिस एनवायरमेंट में आप चेक कर रहे हैं वो कैसा है, और लास्ट में जो आपका इंस्ट्रूमेंट है वो कैसा है। तो ये चारों चीजों को मिला के एक मेजरमेंट सिस्टम कहलाता है, और इस मेजरमेंट सिस्टम की एनालिसिस करता है। पर्पज सिर्फ ये है कि जो भी आप चेक करते हैं
या जो भी आपका क्वालिटी लेवल है उसमें वेरिएशन ना हो, उसको ज़्यादा वेरिएबल प्रोडक्ट ना बने, वेरिएशन जितना कम से कम हो उतना अच्छा रहे। उसमें जो मेजरमेंट सिस्टम आप अप्लाई करते हैं वो आपका ठीक है कि नहीं है। इसमें बेसिकली आपके बायस देखा जाता है, अनसर्टेनिटी, स्टेबिलिटी, रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी। ये कुछ एक टर्म्स हैं जो इसमें यूज किए जाते हैं, खास करके रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी, जिसको गेज R&R एनालिसिस भी कहते हैं। इसके लिए आजकल सॉफ्टवेयर बने बनाए आते हैं, आपने सिर्फ डायमेंशंस उसमें एंट्री करनी होती है और वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके दे देता है कि गेज R&R क्या है। उसके लिए एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ये है कि यदि आपका गेज R&R लेस देन 10% है, इट मीन्स आपका बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, मेजरमेंट सिस्टम आपका काफी ठीक है। यदि ये 10% से 30% तक आता है तो ये एक एक्सेप्टेबल रेंज में आता है। लेकिन यदि आपका मोर देन 30 R&R, तो इसका मतलब आपके मेजरमेंट सिस्टम में, चाहे वो आपका इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे वो अप्रेजर हो, चाहे पार्ट का वेरिएशन हो, इसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है, जिसको कि बाद में आप एनालाइज करके उसको ठीक करते हैं, उसका सुधार करते हैं, सो दैट आपके यहाँ से जो चेकिंग हो रही हो वो सही है। इसी तरह से चौथा आ गया आपका SPC, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल। पर्पज इसका क्या है? बेसिकली टू मॉनिटर एंड कंट्रोल प्रोसेसेस। जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी प्रोसेस चल रहे हैं उनका मॉनिटरिंग करना, वो ठीक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। उसके अलावा कंट्रोल करना कि उनकी एक्यूरेसी लेवल क्या है, प्रिसीजन क्या है। बेसिकली एक्यूरेसी और प्रिसीजन को ये मेजर करता है कि आप कितने एक्यूरेटली बना रहे हैं और आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कितना प्रिसीजन है। और इसका अल्टीमेट जो असर होता है वो वेरिएशन पे है, कि चाहे वो पार्ट आपका शिफ्ट 1 में बने, शिफ्ट 2 में बने, या ABCD द्वारा बनाया गया कोई भी ऑपरेटर हो, लेकिन उसमें पार्ट का जो वेरिएशन है वो कम से कम हो बेसिकली। सो टू प्रोड्यूस ओके पीसेस एंड रिड्यूस रिजेक्शन और एनसिस, नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट जो है, इसका पर्पज ये है कि आप इसको कितना कम से कम आपका रिड्यूस कर सकते हैं। इसके लिए कुछ एक जो टर्म्स यूज करते हैं, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, एक कंट्रोल चार्ट है और एक प्रोसेस कैपेबिलिटी है जो CP के वैल्यू से बताई जाती है। इट शुड बी लेस देन। यदि आप कंटिन्यूअस प्रोडक्शन में चल रहे हैं तो CP के निकालने के भी तरीके, उसके भी स्टैंडर्ड चार्ट्स हैं, बाकायदा उसमें एंट्री की जाती है, डायमेंशंस लिए जाते हैं और CP के निकाला जाता है। रनिंग कंडीशन में जो आपका रेगुलर प्रोडक्शन है, इट शुड नॉट बी लेस देन 1.33 से कम नहीं होना चाहिए। ड्यूरिंग डेवलपमेंट टाइम इसको CPM बोलते हैं, ये करीब करीब 1.6 तक जाता है। 1.6 है तो आपका रेगुलर प्रोडक्शन में ये 1.33 तक आ जाएगा। ये बेसिकली 3 सिग्मा के बेसिस के ऊपर इसको डिसाइड किया जाता है। SPC अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको समझाने में कम से कम कुछ नहीं तो 1-2 घंटे का टाइम लगता है। ये तो मैं आपको शॉर्ट में बेसिकली आपकी जानकारी के लिए सारी चीजें बता रहा हूँ। इसके अलावा जो 5वां है वो है PPAP। ये इसमें 5 लेवल होते हैं और ये किस लिए चाहिए होता है? जब भी आप नया प्रोडक्ट या पार्ट डेवलप करते हैं उसके लिए है। यदि कस्टमर के एंड से कोई इंजीनियरिंग में चेंज आता है, डायमेंशंस में या किसी भी चीज में, उसके लिए बनाया जाता है। मटेरियल चेंज यदि है तो उसके लिए बनाया जाता है। इसके अलावा प्रोसेस में यदि आपका कहीं चेंज है तो उसके लिए हम बनाते हैं। और यदि आपका सब सप्लायर या यदि मटेरियल में चेंज है, आपका जो सप्लायर है, रॉ मटेरियल सप्लायर है, या जो भी आपका इवन टूल सप्लायर वगैरह भी यदि मेजर चेंजेस कुछ हैं तो उस केस में आपको सबमिट करना पड़ता है। इसमें करीब करीब 18 डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि आपको कस्टमर को सबमिट करने होते हैं। ये सारी एक्टिविटी APQP के दौरान होती है, जो बीच बीच में हम उसको रिव्यू करते रहते हैं। और जब हम फाइनल सैंपल सबमिशन करते हैं कस्टमर के यहाँ, तो जब उसके यहाँ से यदि कोई ऑब्जेक्शन आता है तो उसको फिर हम उसमें सुधार करके दोबारा सबमिट करते हैं। और एक बार एक्सेप्ट हो जाए तो फिर पायलट लॉट के लिए वो आपका पार्ट अप्रूव हो जाता है। जनरली पायलट लॉट 250 या 500 पीसेस का होता है। एक बार सैंपल अप्रूवल होने के बाद आप इसको आगे के लिए पायलट लॉट में दे सकते हैं। फिर ये रेगुलर प्रोडक्शन में जाता है और इसके लिए फिर आपका जो कंट्रोल प्लान, जो APQP का ही एक पार्ट है, APQP का एक पार्ट कंट्रोल प्लान भी है, इसका स्टैंडर्ड चार्ट भी है। फिर आप डेवलपमेंट के टाइम में जो आपका लेवल रहा हर चीजों का कंट्रोल करने का, और फाइनल प्रोडक्शन में क्या रहा, प्री लॉन्च एंड पोस्ट लॉन्च जो सिचुएशन है, वो आपको उसमें डालना पड़ता है। और इस तरह से आपके ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं सारे वेरीफाइड होते हैं बाय कस्टमर। आप भी चेक कर सकते हैं, आप भी अपने टाइम टू टाइम
अपने शॉप पे जाके इन चीज़ों को वेरीफाई कर सकते हैं कि जो हमने ये बनाया था कंट्रोल प्लान या जो APQP के सारे FEMA के हिसाब से जो भी ये पांचों चीज़ें हैं वो हो रही है कि नहीं हो रही है। अल्टीमेटली एम यही है कि कस्टमर के पास आपका क्वालिटी प्रोडक्ट जाए सो दैट कस्टमर रिमेन्स सेटिस्फाइड, वेरिएशन कम से कम हो, ये अल्टीमेट एम है। ये देखिए, ये मैंने एक कंपैरिजन चार्ट दिखाया है बिटवीन TS 16949 2009, जो इसका पहले का इशू था जिसको हम TS कहते थे, और अब इसको कंप्लीटली चेंज करके IATF 16949 2016 का ये एडिशन आ गया है। ठीक है, तो ये 2016 में आप देखिए ऊपर की चार जो पॉइंट्स हैं वो करीब करीब मिलते जुलते हैं दोनों, लेकिन उसके बाद के जो हैं ये नए एडिशंस होंगे। कंटेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें करीब 4 सब क्लॉजेज हैं। लीडरशिप, प्लानिंग, सपोर्ट, ऑपरेशन, देन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड इम्प्रूवमेंट, ये करीब करीब इसमें 8 पॉइंट हैं पिछले वाले में, जबकि इसमें 10 पॉइंट हैं। ये मिलता जुलता है 2015 का जो QMS में आपको दिखाया था उससे काफी कुछ मिलता है। अब मैंने सिर्फ इसमें ये दिखाया है, यदि मैं कि जो 2016 में 9 में जो था TS का और अब जो आया IATF का, इसमें न्यू चेंजेस क्या क्या हैं। काफी चेंजेस हैं, करीब करीब 18 चेंजेस हैं। 4.1, 4.2, 4.3, ये मैंने सारे बेसिकली जो मैं आपको मेजर पढ़ सकता हूँ वो है कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। देन सेकंड जो इम्पोर्टेंट है वो प्रोडक्ट सेफ्टी है। प्रोसेस ऑनर्स एक अपने आप में इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। सेकंड पार्टी ऑडिटर कॉम्पिटेंसी, ये भी देखी जाती है कि जो ऑडिटर्स हैं उनकी कॉम्पिटेंसी लेवल क्या है। उसके अलावा एक इसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है सॉफ्टवेयर का। आजकल आप देखते होंगे कि बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर यूज होने लगा है प्रोडक्शन में भी, और सॉफ्टवेयर बेस्ड डिजाइन जो होती है उसके बेसिस पे कंपोनेंट बनाए जाते हैं। तो उनको भी कैसे आपने कंट्रोल करना है। ऑटोमोटिव प्रोडक्ट रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर और ऑटोमोटिव प्रोडक्ट विद एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, इसका कैसे इस्तेमाल किया गया, इसका क्या कंट्रोल है, ये एक नया और इम्पोर्टेंट इसमें एडिशन है 2016 वाले एडिशन में IATF के। और वारंटी मैनेजमेंट सिस्टम, ये एक और इम्पोर्टेंट एडिशन है इसमें। तो होने को तो करीब करीब 18 नए एडिशंस हैं, लेकिन मैंने आपको कुछ एक जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बताया। अब मैंने इसमें कंपेयर किया बिटवीन TS 16949 2009 और 2016 IATF के बारे में। देखिए, चूंकि पहले का जो लेवल था वो लिमिटेड था, क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल और जो उसके रिक्वायरमेंट थे उसके बेसिस पे जो APQP प्रोसेस बेस्ड अप्रोच और आपका PDCA साइकिल का यूज किया गया है, वो मैंने कंपेयर किया है बिटवीन 2009 एंड 2016। तो ये आप देखिए 2015 में जो मैंने आपको क्वालिटी MS में दिखाया था, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको इसको समझने के लिए आपको पार्ट 2 भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये IATF जो है उसी का एक एक्सटेंशन है बेसिकली। ठीक है, तो 2015 जरूर आप देखिएगा। और ये आप देखिए इसके जो प्रोसेस अप्रोच बेस्ड जो है और जो PDCA साइकिल है वही है, करीब करीब सेम उठा के उन्होंने रख दिया है। और ये डिफरेंस है बिटवीन 2009 जो TS आया था और 2016 जो अब करंट चल रहा है। ऑटोमोटिव QMS IATF, इसकी जो एडवांटेजेस हैं ये क्या क्या है। देखिए, जो पहली जो चीज है एंश्योर्स क्वालिटी एंड सेफ्टी, ये मैंने आपको न्यू पॉइंट के अंदर बताया था कि सेफ्टी का क्या रोल है। प्रोडक्ट सेफ्टी के ऊपर और क्वालिटी के ऊपर बहुत जोर दिया गया इसमें, और ये इसका मेजर एडवांटेजेस है। इसके अलावा स्ट्रीमलाइन प्रोसेस एंड कॉस्ट, ये आप जब आप कीजिएगा इसको तो आप खुद देखिएगा कि आपको प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा, जहां जहां उसमें कमियां हैं उसको स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। एंड उसमें आप कॉस्ट रिडक्शन का भी पैरामीटर आता है, कॉस्ट भी रिड्यूस की जाती है। तीसरा जो है वो है इंटीग्रेशन विद अदर मैनेजमेंट स्टैंडर्ड। ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि इसका जो न्यू एडिशन है वो दूसरे मैनेजमेंट स्टैंडर्ड जो है उनसे ये अलाइन किया गया है, इंटीग्रेट किया गया है। इनकी जो हेडिंग्स हैं वो करीब करीब मिलती हैं इसकी हेडिंग से।
उसके बाद कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट एंड रिस्क प्रिवेंशन, ये बहुत बड़ा फैक्टर है रिस्क प्रिवेंशन का, ठीक है। और क्रेडिबिलिटी टू सप्लाई ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, इसका पर्पज ये है कि जो भी आप बना रहे हैं, आप जो बना रहे हैं वो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए एक क्रेडिबल पार्ट बना रहे हैं। आपकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए जब आप ये काम करते हैं। इसका मतलब जो आपका कस्टमर जो आपसे माल ले रहा है वो आपके ऊपर पूरा भरोसा करता है, आपकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर पूरा भरोसा करता है। यदि आपने सिस्टम अपनाया हुआ है तो आप उसके भरोसे को जीतते हैं, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इन केस व्हेन यू आर गोइंग फॉर IATF 16949 2016। और लास्ट में जो है एम्प्लॉयज एंगेजमेंट एंड मोटिवेशन, ये हर एक स्टैंडर्ड का पार्ट है, क्योंकि इसमें बिल्कुल सारे एम्प्लॉयज का इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे आपने पहले सारे स्टैंडर्ड आपने देखे हैं, सभी में एम्प्लॉयज का इन्वॉल्वमेंट है। टीम वर्किंग स्पिरिट है, बगैर टीम वर्किंग स्पिरिट के आप इसको कर नहीं सकते हैं। खास करके इसके जो प्रिवेंटिव एक्शन है, रिस्क प्रिवेंशन है, इसमें बैठ के FMEA में जो डिसाइड करते हैं पूरी टीम बनती है, SPC के लिए पूरी टीम बनती है। आपका कंट्रोल प्लान जो है वो डिजाइन के साथ साथ प्रोडक्शन वाला इसमें बैठता है, क्वालिटी वाला बैठता है, इवन सप्लाई परचेज वाला बैठता है। तो जहां जहां टीम वर्किंग स्पिरिट के हिसाब से सारा काम किया जाता है, इसीलिए जो इसका आउटकम है वो काफी अच्छा आता है। तो ये सारे इसके एक तरह से एडवांटेजेस हैं। तो अब तक आप जो मैंने आपको दिखाया वो बेसिकली इस पूरे IATF 16949 2016 के बारे में था। मैं आशा करता हूं कि यह पार्ट 4 आपको पसंद आया होगा और इसके बारे में आपको काफी जानकारी मिल गई होगी। इस पार्ट 4 के साथ ही ISO सिस्टम का ये जो सीरीज है ये यहीं पे समाप्त होता है। इसके पहले जो भी पार्ट मैंने आपको दिए थे, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये आप अवश्य देखिएगा ताकि आप इसको कनेक्ट कर सकें। और QMS के बारे में जो बेसिक जानकारी ये सारी जो मुझे देनी थी ये मैंने दी है, क्योंकि इनको कवर करना बहुत टाइम टेकिंग काम है। इसमें एक एक चैप्टर एक एक घंटे का बन सकता है, इसीलिए मैंने बहुत बेसिक जानकारी दी है उन लोगों के लिए जो कि नए हैं इंडस्ट्री में। जब ये इंडस्ट्री में जाएं तो वो एकदम ऐसा ना रहे कि उन्हें पता ही ना कि है क्या चीज। और मैं उम्मीद करूंगा कि इस जानकारी से आपकी उसमें प्रोग्रेस रहेगा, आपकी जानकारी में वृद्धि होगी और आप इसका अवश्य लाभ उठाइएगा। तो आपको कैसा लगा आप जरूर अपने सुझाव शेयर कीजिए, अपने दोस्तों से बताइए, इसके बारे में जानकारी हासिल कीजिए। और ये जो मेरा प्रोग्राम है ये सीरीज तो यहीं खत्म हो रही है, लेकिन ये मेरा टेक्निकल प्रोग्राम आगे भी चलता रहेगा अलग अलग टॉपिक्स पे। जैसे कि मेरे नाम से पता है, सिर्फ ये टेक्निकल के अलावा इसमें एंटरटेनमेंट भी है। जो मेरे चैनल का टाइटल है एंटरटेन एंड एजुकेट, आप इससे एंटरटेन भी कर सकते हैं मेरे गानों के द्वारा, जो कि रफ़ी के गाए हुए गाने हैं। और दूसरा ये कि आप तक 5S के बारे में, हिट ट्रीटमेंट के बारे में, अभी आपको ISO के बारे में ये सारी चीजें बताई हैं। आगे मेरा और भी कंट्रोल रहेगा, और भी चीजें मैं बताऊंगा मेटलर्जिकल क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर, हार्डनेस टेस्टिंग कैसे करते हैं, माइक्रोस्ट्रक्चर कैसे चेक है, सारी चीजें आएंगी जो मेटलर्जी से रिलेटेड होंगी। ये सारी चीजें मैं आगे के उसमें कवर करूंगा। प्लस मैं कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग जो कि रियल लाइफ प्रॉब्लम्स आती हैं एक मेटलर्जिस्ट के लिए, उनको भी मैं कोशिश करूंगा कि उनको भी कवर करूं। इन सब चीजों को देखते हुए मैं ये प्रोग्राम यहाँ पे समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि आप इसे भी पसंद कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आपने इतना टाइम दिया, इस चीज को सुना, अपने विचार भेजे, अपने सुझाव भेजे, आपने मुझे सब्सक्राइब किया, इस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड में मेरा यही स्लोगन रहेगा कि एंटरटेन एंड एजुकेट योरसेल्फ थ्रू माय चैनल जगदीश चौबे। थैंक यू वेरी मच। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।